इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने यह भी डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम जिस मटेरियल पर प्लेटिंग करना चाहते हैं, यानी जो हमारा वर्कपीस होता है उसे हम कैथोड बनाते हैं, और जिस मटेरियल की हम कोटिंग करना चाहते हैं, जिस मटेरियल की हम कोटिंग करना चाहते हैं वर्कपीस पर, उसे हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है जनरली। उसमें जो हमने सबसे पहला टाइप देखा था वो हमने देखा था रैक टाइप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, एक साथ प्लेट करते हैं, एक साथ उस पर क्या करते हैं, मटेरियल की कोटिंग करते हैं। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था बैरल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें हम क्या करते हैं, एक बैरल होता है कि एक आपका कंटेनर होता है और उस कंटेनर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए वो यूज में ली जाती है जनरली फॉर द नट एंड बोल्ट, और फिर हम क्या करते हैं, उसे हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और उसकी कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्रश इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ब्रश हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम किन किन मटेरियल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, हम कौन कौन सा वर्कपीस यूज में ले सकते हैं। जनरली हम किसी भी वर्कपीस पर कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी कंडक्टिव इन नेचर। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल्स की, तो वो कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, देखिए कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल्स, कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल्स। तो कौन से मटेरियल की प्लेटिंग हम ऑब्जेक्ट्स पर कर सकते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो आपका सबसे पहला मटेरियल होता है दैट इज योर क्रोमियम, दैट इज योर क्रोमियम। हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रोमियम, फर्स्ट वन इज द क्रोमियम। तो अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो क्रोमियम का यूज करने से जो कोरोसिव रेजिस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम क्रोमियम को यूज कर सकते हैं, हम निकल को यूज कर सकते हैं, हम कैडमियम को भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड टाइप ऑफ मेटल की, तो हम निकल को यूज कर सकते हैं, हम कैडमियम को यूज कर सकते हैं, हम जिंक को यूज कर सकते हैं, हम एल्यूमिनियम को भी यूज में ले सकते हैं, हम एल्यूमिनियम मटेरियल की भी कोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये सोचने वाली बात नहीं है, आपको सिंपली पूछा जाएगा कि इनमें से किन मटेरियल्स की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, इनमें से किन मटेरियल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। जो हमने ब्रुश इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा था, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रिंसिपल समझने के लिए एक वीडियो भी देखा था, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने कॉपर को देखा, तो हम कॉपर की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। हम किसकी कर सकते हैं, कॉपर की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। एक आपने दूसरा वीडियो देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा सिल्वर, हम सिल्वर के भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। सिल्वर मेटल की हम कोटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, हम कर सकते हैं गोल्ड की, हम कर सकते हैं प्लेटिनम की। ठीक है, सो दीज आर द नोबल मेटल्स, These are the noble metals। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो बहुत कम रिएक्टिव होती है, ठीक है, बहुत लेस रिएक्टिव होती है, उन्हें हम कहते हैं नोबल मेटल्स। तो आपने ये भी सुना होगा नोबल गैसेस, नोबल गैसेस भी आपने नाम सुना होगा ना। नोबल गैसेस कौन सी गैसेस होती है, दीज आर द इनर्ट गैसेस, जो बहुत ही कम रिएक्शन करती है, जो कि बहुत ही कम रिएक्शन करती है। तो हम सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, किसी भी ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते हो और उसके अंदर हो सकता है वो सिल्वर हो, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर कोई और मेटेरियल हो, वो प्योर गोल्ड की ना हो। उसको गोल्ड जैसा लुक देने के लिए, टू गिव द गुड अपीयरेंस, हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते हैं। सेम में हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर की प्लेटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस होता है कि आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, उनको क्या करना, इंक्रीज करना। से फॉर एग्जांपल कोरोसिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, उसकी हार्डनेस को, उसके वियर और टीयर रेजिस्टेंस को क्या करना, इंक्रीज करना, और गुड अपीयरेंस के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल्स की, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल्स आपको याद रखने हैं। और उसके बाद आता है कि अगर आपको क्रोमियम की क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं। तो हम डायरेक्टली क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हम करते हैं कॉपर की, उसके बाद हम निकल की करते हैं और उसके बाद हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि किस सीरीज में, किस ऑर्डर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है क्रोमियम की, उसकी अगर हम बात करें तो वो ध्यान से आपको सुनना है कि अगर हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो मेथड होता है कि आपने डायरेक्टली क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, डायरेक्टली क्रोमियम आपने अप्लाई कर दिया, तो उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम कहते हैं हार्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम क्या कहते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने डायरेक्टली जिस वर्कपीस पर हम कोटिंग करना चाहते थे क्रोमियम की, डायरेक्टली उस पर सीधा का सीधा हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। किसकी कर दी, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। लेकिन हम डिफरेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं जिनमें हम डायरेक्टली क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करेंगे। तो अगर हम डायरेक्टली क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले हम कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, उसके बाद हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे और उसके बाद हम फाइनली हम किसकी प्लेटिंग करेंगे, क्रोमियम की करेंगे। किसकी करेंगे, क्रोमियम की। तो नेक्स्ट मेथड क्या होता है, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है कि क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम सबसे पहले हम कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसके बाद हम निकल की करते हैं और उसके बाद हम फाइनली क्रोमियम की करते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि हमने डायरेक्टली क्रोमियम की कर दी और दूसरा होता है कि आपने डिफरेंट मटेरियल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके लास्ट में क्रोमियम की है। कब की है, लास्ट में क्रोमियम की है। तो इसको याद रखने का भी एक मेथड है, दैट इज CNC, दैट इज CNC। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि पहले हमने कॉपर की है, फिर हमने निकल की और फिर हमने किसकी की है, क्रोमियम की है। किसकी की है, क्रोमियम की। सो दीज आर द मटेरियल्स विच विल बी यूज्ड इन योर क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विच विल बी यूज्ड इन योर क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि हम जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज में लेते हैं मेथड, उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, तो उसकी एप्लीकेशन पहले यह है कि हम वायर्स पर कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी वायर्स होती है उस पर हम किसकी प्लेटिंग कर सकते हैं, कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशन की। किसके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशन की। तो ये जो आपका टॉपिक अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ही अनकॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा नए नए वर्ड्स सुनने में और उसको याद करने में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इन चीज़ों को याद करने के लिए। ठीक है, तो 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हमारा जो मेन फोकस है वो सिलेबस कंप्लीट करवाना फोकस नहीं है। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है कि सिलेबस भी कंप्लीट हो और ऐसा कंप्लीट हो कि आपको एक बार में ही याद हो जाए और आप उसका टाइम टू टाइम रिवीजन कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिलेबस को जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ा रहे हैं और आराम से धीरे धीरे बिल्कुल अपने चिल करके पढ़ा रहे हैं, बस आपको भी चिल करके सुनना ही है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया है कि प्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन वायर्स के ऊपर अगर हम कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज में लेंगे, सर हम जो मेथड यूज में लेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम बात करते हैं और क्या प्रोसेस हो सकते हैं इसमें, और आपके प्रोसेस हो सकते हैं कि जो आपकी टिन की अगर हमें प्लेटिंग करनी हो कॉपर पर तो भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉपर वायर्स पर, कोई भी अगर आपका कॉपर का वर्कपीस है तो कॉपर के वर्कपीस पर अगर आपको टिन की प्लेटिंग करनी हो, किसकी प्लेटिंग करनी हो,
टिन की प्लेटिंग करनी हो तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करेंगे। सर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम कॉपर के वर्कपीस पर टिन की प्लेटिंग करते हैं, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन आ गया जहां हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। आपको मैं बता देता हूं कि आप जो सोल्डरिंग करते हो, क्या करते हो, सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग करते वक्त आपके पास होते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड। किसके इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड, ठीक है। और उन कॉपर के इलेक्ट्रोड पर सोल्डरिंग को आसानी से करने के लिए हम उन पर करते हैं टिन की प्लेटिंग। किसकी प्लेटिंग करते हैं, टिन की प्लेटिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कॉपर आपका इलेक्ट्रोड होता है उन पर अगर हम टिन की प्लेटिंग कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उस पर जो सोल्डरिंग प्रोसेस होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, वो बहुत क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो ये चीज़ हम क्यों करते हैं, ये चीज़ हम इसलिए करते हैं फॉर ईज ऑफ सोल्डरिंग, फॉर ईज ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग को आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर के जो टर्मिनल्स होंगे या फिर जो कॉपर के जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उन पर हम क्या करेंगे, टिन की प्लेटिंग कर देंगे। किसकी प्लेटिंग कर देंगे, टिन की प्लेटिंग कर देंगे। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ योर इलेक्ट्रो प्लेटिंग, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ योर इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्या चीज आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, तो थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा, जो आपके हार्डवेयर्स होते हैं, जो आपके हार्डवेयर्स होते हैं उन पर आप क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हो, उन पर आप क्या कर सकते हो, क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हो। मतलब वहाँ पर एक प्रोसेस होगा, उसे हम बोलेंगे क्रोम प्लेटिंग, और उसमें हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। किसकी प्लेटिंग करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ये तो चीज़ें नाम से ही पता चल रही है कि हम उस पर कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, क्रोम प्लेटिंग कर रहे हैं। तो और कौन सा मटेरियल यूज में आने वाला है, दैट इज द क्रोमियम। किस पर, हार्डवेयर्स पर। किन पर, हार्डवेयर्स पर। तो ये आपकी तीन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, और मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। और कौन सी स्ट्रेंथ, वीएस स्ट्रेंथ, टीएस स्ट्रेंथ, कोरोजन स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है उनको इंक्रीज करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस यूज में लेते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, कौन से रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं। दैट इज द कोरोजन, दैट इज द कोरोजन, ठीक है। और एक आपका हो गया वियर, एक हो गया आपका टीयर। इनके साथ साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ साथ हम गुड लुक्स प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उसको अच्छी अपीयरेंस देने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को यूज में ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोरोसिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, बोलेंगे मेरे साथ, कोरोसिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, वियर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, टीयर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, और गुड अपीयरेंस देने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का। तो यहां तक आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी में से बनेगा कि वर्कपीस को क्या बनाते हैं और जिस मटेरियल की हम कोटिंग करते हैं उसे हम क्या बनाते हैं, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि हम किन किन मटेरियल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो एप्लीकेशंस होती है वो क्या क्या होती है, एंड व्हाट इज द एम ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज द हॉट डिपिंग। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, सबसे सिंपल प्रोसेस यही है, दैट इज द हॉट डिपिंग। डिप मतलब क्या होता है बताइए मुझे, डिपिंग मतलब क्या होता है, डिपिंग मतलब होता है डुबाना, डिपिंग मतलब क्या होता है, डुबाना, डिप करना। हमने ये वर्ड कॉमन यूज में लेते हैं डिपिंग, डिपिंग मतलब डिप करना। तो हॉट डिपिंग में क्या होता है, देखिए ये जो हॉट डिपिंग होता है इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एक कंटेनर में लिक्विड मेटल लेते हो। क्या लेते हो, लिक्विड मेटल। तो आपने क्या किया, इसके अंदर लिक्विड मेटल को स्टोर कर लिया। दिस इज द लिक्विड मेटल। जिस मेटल की आपको कोटिंग करनी है उसको हमने क्या कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द बाथ ऑफ मोल्टन लिक्विड मेटल। दिस इज द बाथ ऑफ मोल्टन लिक्विड मेटल। और ये कौन सा लिक्विड मेटल है जिसकी हमें क्या करनी है, कोटिंग करनी है। सो दिस इज द कोटिंग मटेरियल, दिस इज द कोटिंग मटेरियल। तो सर हम इसमें अब क्या करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, तो आपको देख के ही पता चल गया होगा नाम से ही कि सर जिस ऑब्जेक्ट पर आपको कोटिंग करनी है,
जिस ऑब्जेक्ट पर आपको कोटिंग करनी है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिप कर देंगे। सो दिस विल बी द वर्कपीस, दिस विल बी द वर्कपीस। ठीक है, तो जिस वर्कपीस पर आपको कोटिंग करनी है उस वर्कपीस को हम इसके अंदर डिप करेंगे, उस वर्कपीस को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे। तो आप मुझे बताइए एक बात कि क्या हमने वर्कपीस को एनोड या कैथोड बनाया? बिल्कुल नहीं। क्या हमने इस मोल्टन लिक्विड मेटल को एनोड या कैथोड बनाया? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए एनोड या कैथोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर लिक्विड मेटल प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोटिंग के मटेरियल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो वो सॉलिड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, इसके अंदर डिप कर देंगे और फिर हम बाहर निकाल देंगे। डिप करेंगे, थोड़ा सा शेक करेंगे और शेक करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी जो कि उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को क्या कर देगी, इन्वॉल्व कर देगी। जो प्रॉपर्टी हम चाहते हैं उसी प्रॉपर्टी के मटेरियल को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके अंदर हम वर्कपीस को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। इतना आसान है ये, इतना आसान है और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी सोर्स यूज में नहीं आ रहा है और ये तो आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई भी स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ वेल्डिंग प्रोसेस की, तो वेल्डिंग प्रोसेस में आपको स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जो ये आपका हॉट डिपिंग प्रोसेस है इसमें कौन सा स्किल लेबर चाहिए, हमें इसमें स्किल लेबर चाहिए ही नहीं। हमें तो इसमें सिंपली वर्कपीस को इसके अंदर क्या करना है, डिप करना है। वर्कपीस को इसके अंदर क्या करना है, डिप करना है। बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करता हूं, इट इज ए वेरी चीप प्रोसेस, इट इज ए वेरी चीप प्रोसेस। तो ये बहुत ही सस्ता है, इसमें हमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें लेबर की, सो नो स्किल लेबर इज रिक्वायर्ड, नो स्किल लेबर इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस the workpiece is dipped into a bath of liquid molten metal which will be used for coating, कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए जो भी हमें मटेरियल चाहिएगा उसे हम पहले तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको उसमें क्या करेंगे, डिप कर देंगे। उसमें हम क्या कर देंगे, उसको डिप कर देंगे। तो यहाँ पर जनरली जो हम लिक्विड मेटल यूज में लेते हैं उसका मटेरियल क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं कोटिंग मटेरियल की, किसकी, कोटिंग मटेरियल की, तो कोटिंग मटेरियल के लिए हम जनरली यूज में लेते हैं जिंक यूज में ले सकते हैं, हम एल्यूमिनियम यूज में ले सकते हैं और एक हम टर्नी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आप 3 टाइप के मेटल्स को जनरली यूज में ले सकते हो हॉट डिपिंग प्रोसेस में, जिसमें आपको कोटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोटिंग वाला जो मेटल है उसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप यूज में ले सकते हो जिंक। क्या यूज में ले सकते हो, जिंक यूज में ले सकते हो, आप एल्यूमिनियम यूज में ले सकते हो और एक टर्नी एलॉय होता है, आप उसको यूज में ले सकते हो। ये टर्नी एलॉय किसका बना होता है, ये टर्नी एलॉय होता है आपका लेड बेस्ड एलॉय। ठीक है, इस टर्नी में होता है आपके लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन। तो लेड प्लस टिन वाला जो एलॉय होगा वो होगा आपका टर्नी एलॉय। कौन सा एलॉय, टर्नी एलॉय। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हम कौन से मटेरियल को यूज में ले सकते हैं फॉर द कोटिंग पर्पस, दैट इज योर जिंक एंड एल्यूमिनियम एंड टर्नी। टर्नी किसका एलॉय होता है,
लेड एंड टीन का होता है, इसमें टीन होता है आपका 10 to 20%, 10 to 20% होता है आपका टिन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन से मेटेरियल को हम कोटिंग के लिए यूज में ले सकते हैं। नाउ कम टू द एप्लीकेशन, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ये यूज कहाँ लिया जाता है। ठीक है, इसकी वीडियो भी हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में प्रोसेस में हो क्या रहा है, आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन की, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है वो देखिए। इसकी एप्लीकेशन देखिए कि ये कहाँ यूज में आता है। इसकी जो एप्लीकेशन होती है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही इजी है ये बिल्कुल। ठीक है, एप्लीकेशन होती है, इसके जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज इट इज यूज्ड इन ग्लेवेनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ग्लेवेनाइज्ड ऑब्जेक्ट, तो वहां पर आप इसका यूज में ले सकते हो। ठीक है, ग्लेवेनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। आप इसका यूज में ले सकते हो शीट के लिए, आप इसका यूज में ले सकते हो शीट के लिए, शीट की कोटिंग के लिए भी आप इसका यूज में ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, आप इसको प्लम्बिंग के लिए, इसको प्लम्बिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज में ले सकते हो। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो पाइप्स के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हो। किसके लिए यूज में ले सकते हो, पाइप के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हो। आप इन चारों एप्लीकेशंस के लिए हॉट डिपिंग प्रोसेस यूज में ले सकते हो। और ये जो हॉट डिपिंग प्रोसेस है ये बहुत ही चीप प्रोसेस है, और इस चीप प्रोसेस में होने का मतलब ये है कि इसमें हमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यहाँ पर जो आपका वर्कर आने वाला है, यहाँ पर जो वर्कर यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है इस ऑपरेशन को, उसके पास ज़्यादा स्किल नहीं होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हम ग्लेवेनाइज्ड पाइप बोल लो या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो, एक ही बात है। ग्लेवेनाइज्ड पाइप्स भी होती है, वहाँ भी आप इस प्रोसेस को यूज में ले सकते हो। क्लियर है, तो जनरली जो हम मैक्सिमम लेते हैं वो हम लेते हैं शीट्स के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, पाइप्स ऊपर लिख दिया हमने। हम जो जनरली यूज में लेते हैं मैक्सिमम हम शीट्स के लिए लेते हैं। और अब जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसमें हम लेंगे पाइप्स के लिए। किसके लिए, उस वीडियो में आपको पाइप का हॉट डिपिंग प्रोसेस बताया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए कि ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो इस ऑब्जेक्ट पर आपके लेयर होगी वो किस पर डिपेंड करती है। थिकनेस ऑफ द लेयर प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द हॉट डिपिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन, कि इस प्रोसेस में आपका जो ऑब्जेक्ट पर थिकनेस प्रोड्यूस होने वाला है वो किस चीजों पर डिपेंड करता है। दैट डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द मटेरियल पर यूनिट सरफेस एरिया। द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फंक्शन ऑफ द weight of the material per unit surface area। इसको हम कैसे समझे सर, ये बहुत ही ईजी है समझने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। देखो आप क्या करते हो, एक बॉक्स लेके आते हो जिसमें क्या है, कोटिंग मटेरियल है। कोटिंग मटेरियल है, क्या है ये, कोटिंग मटेरियल। दिस इज द कोटिंग मटेरियल, ये क्या है आपका कोटिंग मटेरियल है। आप क्या करते हो, इसको शीट पर कोट करते हो। सपोज एक शीट आपकी ये है, दूसरी शीट आपकी ये है, एक शीट आपकी ये है, दूसरी शीट आपकी ये है। क्लियर है, आपको इसी को कोट करना है, एक तो इस शीट पर करना है और एक इस शीट पर करना है। आप दो बॉक्स लेके आए हो, ठीक है, 1 and 2। आपने क्या किया, फर्स्ट बॉक्स को यहां पर यूज किया, सेकंड बॉक्स को यहां पर यूज किया। दोनों में वेट क्या था, सेम था। दोनों में वेट क्या था, सेम था। आपके कोटिंग मटेरियल का वेट क्या था, सेम था। अब मैं अगर फर्स्ट पर कोटिंग करता हूं तो फर्स्ट पर कोटिंग होगी, देखो कुछ इस तरीके से। कर दी फर्स्ट पर कोटिंग। अब मैं अगर सेकंड पर कोटिंग करता हूं तो ये देखो कुछ इस तरीके से होगी। अब आपके मन में आ जानी चाहिए चीज कि सर सेकंड में आपने थोड़ी वाइडली बनाई है लाइंस और यहां पर थोड़ी क्लोजली बनाई है, तो मतलब यहां पर कोटिंग करने के लिए जो मटेरियल अवेलेबल था एज कंपेयर टू द सेकंड वर्कपीस ज्यादा था फॉर पर यूनिट एरिया। तो अगर यहां पर आपके पर यूनिट एरिया में ज्यादा मास जा रहा है कोटिंग मटेरियल का, तो यहां पर थिकनेस क्या होगी, ज्यादा। यहां पर यूनिट एरिया पर
कम मास जा रहा है आपके कोटिंग मटेरियल का, तो यहाँ थिकनेस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ थिकनेस ज़्यादा होगी, यहाँ थिकनेस कम होगी। तो मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो यहाँ पर मास है कोटिंग मटेरियल का, वो आपके सरफेस एरिया पर कितना इन्वॉल्व हो रहा है कोटिंग के लिए, ठीक है, कितना यूज में आ रहा है कोटिंग के लिए। ये उस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कितने टाइम तक अंदर रखा, आपने ऑब्जेक्ट को कितने टाइम तक अंदर रखा, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दिमाग से ये चीज निकाल लेना कि हम ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो ज्यादा थिक लेयर प्रोड्यूस होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉरी, ये सिर्फ इस पर ही डिपेंड करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट पर इस कोटिंग मटेरियल का कितना मास यूज में आ रहा है, उसकी सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर कितना मास यूज में आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जनरली जो वैल्यू होती है आपकी इस कोटिंग मटेरियल के मास की, वो क्या होती है, वो होती है आपकी 150 to 900 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 to 900 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया। अगर हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ द कोटिंग मटेरियल की, तो जो 150 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाले में हमें मिलेगी वो कम मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर मास कम है फॉर सेम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और यहाँ पर मास ज़्यादा है फॉर द सेम सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पर हमें थिकनेस ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर हमें थिकनेस क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, 150 to 900 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 to 900 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है अबाउट द हॉट डिपिंग प्रोसेस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को किस में डालते हैं, लिक्विड मोल्टन मेटल में डालते हैं। So now come to the next type of process, that is the anodizing. That is the anodizing. तो आप मुझे इसमें खुद बताएंगे कि anodizing में क्या होगा, बस नाम से पकड़ना है हमें। एनोडाइजिंग का हमें बताना है कि एनोडाइजिंग में क्या होगा। आज थोड़ा कोल्ड लग गया है। एनोडाइजिंग में क्या होगा वो चीज़ आपको बतानी है कि एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है। एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। आपको बस जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी है। उससे ज़्यादा अगर आपने रिसर्च करी तो आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ें ही आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एनोडाइजिंग में क्या होगा, एनोडाइजिंग में होगा आपका ऑक्सीडेशन। आपको क्या रखना है इसमें याद कि एनोडाइजन में होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोडाइजिंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनोडाइजिंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं सर? उस ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं एनोडिक ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? एनोडिक ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, आप वर्कपीस को एनोड बनाओगे। वर्कपीस को क्या बनाओगे?
एनोड बनाओगे और एनोड बनाने के बाद आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में डिप करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में डिप करोगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में डिप करने के बाद क्या होगा, वही प्रोसेस है, आप करंट की सप्लाई दोगे और जब आप करंट की सप्लाई दोगे तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ वेल्डिंग के एग्जांपल की, तो वेल्डिंग में अगर आपके लिक्विड मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सर। और अगर ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है तो मेटल सरफेस पर क्या होता है, मेटल सरफेस पर अगर ऑक्साइड लेयर बन जाती है तो एक हार्ड और स्केली सरफेस बन जाती है, और एक हार्ड सरफेस बन जाती है। सर ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहां से आता है सर, इन्वायरमेंट से आता है। कहां, वेल्डिंग में। वेल्डिंग में इसीलिए तो हम लिक्विड मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, सो दैट ऑक्सीजन विल नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड मेटल और ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन ना हो। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, यहां पर हम वर्कपीस को एनोड बनाकर उसको इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में डिप करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां से होगा, वो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। कहां से, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसा होता है, एक एसिडिक मीडियम होता है। कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। क्लियर है। तो देखिए इसके पॉइंट्स क्या क्या है, आपके एनोडाइजिंग के वो मैं लिख रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब एनोडाइजिंग में देखिए क्या होता है, वो पॉइंट्स आपको ध्यान से सुनना है। इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस ए हार्ड लेयर ऑफ ऑक्साइड will be formed on workpiece, will be formed on workpiece. It will increase, ध्यान से पढ़िए इसको, it will increase corrosive resistance, wear and tear रेजिस्टेंस। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपके वर्कपीस के सरफेस के ऊपर कैसी लेयर बन चुकी है, हार्ड सरफेस बन चुकी है। और हार्ड सरफेस बनने से क्या होगा, आपका ऑक्साइड लेयर के कारण आपकी सरफेस का कोरोसिव रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस और टीयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इसमें आप वर्कपीस को क्या बनाते हो, वर्कपीस इज एनोड, वर्कपीस इज एनोड। और फिर हम क्या करते हैं, वर्कपीस इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइट सेल which has acidic medium, which has acidic medium। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हम एसिडिक मीडियम में वर्कपीस को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। वर्कपीस को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से फुलफिल होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, दैट इज ऑक्सीजन इज absorbed, oxygen is absorbed from the environment, है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन इज absorbed from the acidic medium। ध्यान से सुनना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन इज, आप ऐसा लिखना है इसको, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एसिडिक मीडियम, उसके बाद ऐसे करके लिखना इन्वायरमेंट। क्या लिखना, इन्वायरमेंट। तो गलती ना हो, वो बता रहा हूँ कैसे गलती नहीं होगी। फिर आप क्या करना, आप इसको ऐसे राउंड करना और ऐसे कर देना क्रॉस, रॉन्ग।
तो ये क्वेश्चन पक्का बन सकता है कि ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब होता है। ऑक्सीजन आपका एब्जॉर्ब होता है आपके एसिडिक मीडियम से ही। कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? एसिडिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब होता है। सर इसमें आपने तो बता दिया कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कोरोसिव रेजिस्टेंस, जो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, वो इंक्रीज हो जाती है। क्या सिर्फ इसी के लिए ही हम एनोडाइजिंग करते हैं? नहीं, इसके लिए नहीं, इसके साथ भी और हम कुछ और प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड फॉर अपीयरेंस, providing good appearance to the workpiece। appearance मतलब गुड लुकिंग, और ये जो हम गुड लुकिंग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कलर्स। वर्कपीस को हम कलरिंग भी कर सकते हैं, वर्कपीस हम कलरिंग की भी कोटिंग कर सकते हैं। और देखो वो कैसे होगी? to provide colors, organic dyes can be used। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक डाइज का, एसिड और बेस वाले चैप्टर में, कि ऑर्गेनिक डाइज होती है जिन पर एसिड या बेस डालने से उनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, वो सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड द कलर्स हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक डाइज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑर्गेनिक डाई का यूज करते हैं। ये चीज आपको एक याद रखनी है कि ऑर्गेनिक डाई से हम क्या कर सकते हैं? कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डाई से हम क्या कर सकते हैं? कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। सर ये यूज कहाँ लिया जाता है? बिल्कुल, इसका एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? इसकी एप्लीकेशन होगी इट इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल रिम। रिम पर अगर मैं कलर प्रोवाइड करना है ऑटोमोबाइल की, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज में लेंगे आपके एनोडाइजिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हम यूज में लेने वाले हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंक्रीज द सरफेस फिनिश ऑल्सो in order to get the good surface finish। और ये जो गुड सरफेस फिनिश किसकी प्रोवाइड हो रही है? इट इज प्रोवाइडिंग फॉर द फर्नीचर ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के फर्नीचर को भी हम विद द हेल्प ऑफ द एनोडाइजिंग गुड सरफेस फिनिश प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्नीचर ऑफ एल्यूमिनियम, इसका यूज हम फ्रेम्स के लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए? फ्रेम्स के लिए। तो जनरली आपको मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने के चांस है दैट इज फॉर द ऑटोमोबाइल रिम। बाकी आपको ये चीजें भी याद रखनी है, इनको याद रखने की कोशिश करनी है। एक दो बार आप इनको याद करने की कोशिश करोगे तो ये चीजें आपको धीरे धीरे याद होने लगेगी। तो यहाँ पर आपके 3 प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा है आपका, क्या पढ़ा है बताइए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद हमने क्या पढ़ा है? हॉट डीपिंग ही तो पढ़ा है। हॉट डीपिंग के बाद हमने क्या पढ़ा है बताइए आप? आज ये रहा एनोडाइजिंग प्रोसेस पढ़ा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। आपको मतलब इन डेप्थ नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एक्चुअली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। बस उतना ही आपको पता होना चाहिए और आपका क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट टाइप का जो प्रोसेस हम बताने वाले हैं दैट इज योर ऑर्गेनिक कोटिंग्स। ऑर्गेनिक कोटिंग्स में भी डिफरेंट कोटिंग्स होती है, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग क्या होती है उसके बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कैसे की जाती है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ यूज में ली जाती है, वो मेटल्स के लिए ली जाती है या फिर नॉन मेटल्स के लिए ली जाती है या फिर वो दोनों के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ऑर्गेनिक कोटिंग। दैट इज योर ऑर्गेनिक कोटिंग। तो जो भी आप पेंट्स वगैरह करते हो वो सभी ऑर्गेनिक कोटिंग से होती है। जो भी आप रबर बेस्ड पेंट करते हो, रबर बेस्ड कोटिंग यूज में लेते हो, वो भी ऑर्गेनिक कोटिंग ही होती है। जो भी आप फर्नीचर पर वार्निशिंग करते हो फॉर द ब्लफी सरफेस, ठीक है, फॉर द ग्लोसी सरफेस, आप क्या यूज में लेते हो? ऑर्गेनिक कोटिंग ही यूज में लेते हो। ठीक है, आप वार्निश करते हो, आप ऑयल बेस्ड पेंट यूज में लेते हो, ठीक है, आप रबर बेस्ड कोटिंग यूज में लेते हो, तो ये सभी क्या होते हैं?
ऑर्गेनिक कोटिंग ही होते हैं। आप लेक्वर्स यूज में लेते हो, ठीक है, आप इनेमल्स यूज में लेते हो, वो भी क्या होती है, ऑर्गेनिक कोटिंग ही होती है। और ऑर्गेनिक कोटिंग हम क्यों करते हैं, ऑर्गेनिक कोटिंग हम करते हैं ताकि आप जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहते हो वर्कपीस में वो आपको गेन हो जाए, उस वर्कपीस के पास वो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आ जाए। अब मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक कोटिंग के मटेरियल्स की। तो सर ये किस मटेरियल के लिए यूज में लिया जाता है? सर ये आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के लिए यूज में लिया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल्स, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कोटिंग सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की हो, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें हम नॉन मेटल्स के लिए भी यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है जनरली, इसमें अगर हम मेटल की बात करें तो मैक्सिमम जो जनरली हम मेटल यूज में लेते हैं दैट इज फॉर द स्टील स्ट्रक्चर। हम स्टील स्ट्रक्चर्स को जनरली यूज में लेते हैं फॉर ऑर्गेनिक कोटिंग, स्टील स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के लिए हम क्या यूज में लेंगे बताइए? नॉन मेटल्स के लिए हम वुड यूज में ले सकते हैं। आपके दरवाजे के जो गेट होते हैं उन पर भी तो जो आप कलरिंग करते हैं वो ऑर्गेनिक कोटिंग ही होता है, वो ऑर्गेनिक कोटिंग ही होता है। जो भी आपको अपने आसपास गुड अपीयरेंस के लिए कलरिंग एलिमेंट मिल रहे हैं ना आपकी टेबल पर, ठीक है, आपने सपोज आपने पैड ले रखा है कोई, उस पैड पर भी कोटिंग हो रखी है। आप जिस चेयर पर बैठे हो, टेबल पर बैठे हो, उस पर प्लाई है, प्लाई पर भी कोटिंग होती है। तो ये सभी जो कोटिंग होती है ऑर्गेनिक कोटिंग होती है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो इसमें होगा आपके वुड, इसमें क्या आ जाएगा आपके वुड। और वुड के कई टाइप्स होते हैं, हमें वो टाइप्स नहीं पढ़ने। वुड के भी कई टाइप्स होते हैं, हमें वो टाइप्स नहीं पढ़ने हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड नहीं है मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में यूज़ में आता है आपका ऑर्गेनिक कोटिंग। आप कहीं भी घर से भी बाहर निकलोगे ना, आप आज निकलना चाहे बाहर, आपको कहीं ना कहीं एक जगह कोटिंग होता हुआ जरूर नजर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कोटिंग हम यूज़ क्यों करते हैं। ऑर्गेनिक कोटिंग के यूज़ करने से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वर्कपीस। It will increase the durability of workpiece. So what do you mean by durability? It means the life of the workpiece. It will prolong the life of the workpiece. वर्कपीस की लाइफ को इंक्रीज करता है। और ये इंक्रीज कैसे करता है, ये एक प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपके वर्कपीस को। आपके वर्कपीस को क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट विल इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वर्कपीस। और हम इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए इसका हम यूज करते हैं, इट विल इंक्रीज द कोरोसिव रेजिस्टेंस। It will increase the corrosive resistance। ये क्या करता है, कोरोसिव रेजिस्टेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करेगा ये, कोरोसिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। और क्या क्या सर इंक्रीज कर सकता है, ये एसिडिक रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर सकता है। ये क्या कर सकता है, एसिडिक रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है, ये कोरोसिव रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है, ये वाटर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है। ये वाटर रेजिस्टेंस को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सरफेस फिनिश को भी इंक्रीज करता है। तो अगर हम बात करते हैं और इसके एम्स की, तो इट विल increase the acidic resistance। It will increase the acid resistance, लिख लीजिए ओनली, समझ आ जाएगा आपको। It will increase the acid resistance। It will increase the water resistance। It will increase the वाटर रेजिस्टेंट। तो वाटर रेजिस्टेंस आप समझ चुके होंगे, आप जो वॉचेस पहनते हो वो वाटर रेजिस्टेंट वॉच होती है, मतलब उसके अंदर पानी नहीं जाता है, ठीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पे अगर आपके वाटर लग जाता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है और आपका जो मटेरियल है वो कोरोड या फिर एरोड हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ऑर्गेनिक कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, उस पर ऑर्गेनिक कोटिंग। तो आपने देखा होगा आपके जो गेट्स वगैरह होते हैं, दरवाजे वगैरह होते हैं, सिंपल सी बात है, ये आप खुद ध्यान से देखना, जो बरसात होती है तो उस कंडीशन में आपके जो गेट्स होते हैं वो डिस्टोर्ट हो जाते हैं, उनमें डिस्टोर्शन आ जाता है, ठीक है। डिस्टोर्शन आने का मतलब है उसकी शेप चेंज हो जाती है और फिर वापस गर्मियों के मौसम आते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो सही हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि उस पर कुछ ना कुछ वाटर का इफेक्ट पड़ रहा है, मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ऑर्गेनिक कोटिंग यूज में लेते हैं। आपकी अगर हम बात करते हैं कूलर की, तो आप गर्मियों में कूलर यूज में लेते हो, उसके अंदर आप वाटर फिल करते हो, ठीक है। तो जब आप उसके अंदर वाटर फिल करते हो तो आपके टैंक के अंदर भी आप एक कोटिंग लगा देते हो, पेंट कर देते हो। जनरली वो पेंट कोटिंग ही होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कोटिंग है वो पेंट आप क्यों करते हो, ताकि जो आपका जो कूलर का जो टैंक है वो खराब ना हो, उसमें क्या हो जाए, वाटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए और आपका जो कोरोसिव रेजिस्टेंट है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो दैट्स वाई ये जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको इंक्रीज करने में काम आता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इट विल इंक्रीज द सरफेस फिनिश, it will increase the surface finish and make it glossy, ये मतलब उसको चमकदार ग्लोजी लुक दे देता है, ठीक है। पेंट करोगे तो आपको मतलब चमक सी नजर आएगी, ग्लोजी मतलब सरफेस अच्छी दिखने लगेगी। दैट्स फॉर द अपीयरेंस के लिए भी हम क्या करते हैं, अपीयरेंस के लिए भी हम ऑर्गेनिक कोटिंग का यूज में लेते हैं। ऑर्गेनिक कोटिंग से ये जो हमारे एम होते हैं ये फुलफिल हो जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर द इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वर्कपीस, इट विल बी यूज्ड फॉर द कोरोसिव रेजिस्टेंस ऑफ द वर्कपीस, इट विल बी यूज्ड फॉर द एसिड रेजिस्टेंस, इट विल बी यूज्ड फॉर द वाटर रेजिस्टेंस, इट विल बी providing the glossy look to your workpiece, it will provide the glossy look to your workpiece। so इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका ऑर्गेनिक कोटिंग का यूज करते हैं। सर क्या इतने ही एम होते हैं, क्या और कोई एम नहीं हो सकता? बिल्कुल और भी नेम हो सकता है, इसका और भी एम हो सकता है। और वो क्या एम हो सकता है, वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इनसेंसिटिव, वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इनसेंसिटिव, मतलब हम टेम्परेचर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हम एब्रेशन रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं और एब्रेशन रेजिस्टेंस को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिक कोटिंग से ये भी हो और ये भी हो, ठीक है। तो आपको जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनिक कोटिंग का क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आपको कोरोसिव रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो अकॉर्डिंग टू द कोरोसिव रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कोटिंग का चयन करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कोटिंग का क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज योर टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड इट मे बी यूज्ड टू इंक्रीज द एब्रेशन रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं हीट रेजिस्टेंट, तो हीट रेजिस्टेंट भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं हीट रेजिस्टेंस की तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये ऑप्शनल है। ये तीनों क्या है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस कि अगर हम कोरोसिव रेजिस्टेंस इंक्रीज करें तो ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो। टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट कोटिंग मेटेरियल का यूज करेंगे, कोरोसिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट कोटिंग मेटेरियल का यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि जहां पर कोरोसिव रेजिस्टेंस चाहिए वहां पर ये भी मैंडेटरी हो, ये जरूरी नहीं है। दीज आर नॉट द मैंडेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एब्रेशन का भी ऐसे जरूरी नहीं है। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है कि आपने उसको वियर कर दिया, ठीक है, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसके सरफेस पर आपने हाथ से ही मान लो ऐसे खुरच दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो आपकी ऑर्गेनिक कोटिंग है वो हट सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जो सभी सरफेस होती है उस पर जो आपने कोटिंग की है वो फुल्ली एब्रेसिव रेजिस्टिव हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कहीं हमारे ऑब्जेक्ट को हमें ऐसा भी बनाना पड़ता है जो कि हीट इनसेंसिटिव हो, मतलब अगर उसका इन्वायरमेंट में कोई हीट प्रोड्यूस हो रही हो, जैसे धूप में आप यूज में ले रहे हो, टैंक होते हैं आपके जो छत पर लगे होते हैं, तो आजकल ऐसी कोटिंग्स आ रही है। विद द हेल्प ऑफ दिस कोटिंग अगर आप उन कोटिंग्स का पेंट कर देते हो टैंक के बाहर, तो जो आपके अंदर उसका जो पानी होता है रखा हुआ वो गर्म नहीं होता है, दैट विल बी इनसेंसिटिव टू द हीट अराउंड द टैंक, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो वो कोटिंग आपने की हो वो बारिश गिरने से खराब ना हो, जरूरी नहीं है कि उन कोटिंग में क्या हो, एब्रेशन रेजिस्टेंस हो। तो these are the optional properties that can be increased individually according to the requirement of the object or the customer। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। सो दिस इज द
एम ऑफ द ऑर्गेनिक कोटिंग। और ये यूज कहाँ आती है ये मैंने आपको बता दिया है। जनरली ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में वाइडली यूज में ली जाती है, बहुत ज्यादा। आप अपने रूम में देख लीजिएगा, आपको ऑर्गेनिक कोटिंग मिल ही जाएगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग की। आपके ऑर्गेनिक कोटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कोटिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कोटिंग। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कोटिंग के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। सो कम टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोटिंग। तो जो सबसे पहला टाइप होता है, जो सबसे पहला टाइप होता है, ड्यू टू गोल्ड आज आपको भी परेशानी हो रही होगी। जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कोटिंग होता है दैट इज ऑयल पेंट। दैट इज ऑयल पेंट। तो सबसे पहला जो कोटिंग होता है दैट इज योर ऑयल पेंट। दैट इज योर ऑयल पेंट। सेकंड जो टाइप होता है दैट इज योर वार्निशेस। दैट इज योर वार्निशेस। दैट इज योर वार्निशेस। वार्निशेस भी क्या होती है आपकी एक ऑर्गेनिक कोटिंग होती है। थर्ड होता है आपका लिक्विड्स। लिक्विड्स, ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है एक ऑर्गेनिक कोटिंग होती है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की दैट इज योर इनेमल्स। इनको याद रखने का भी तरीका मैं बता दूंगा। या आपको लगेगी तो सभी एक जैसी लेकिन होती सभी डिफरेंट है, तो याद रखने का भी मैं तरीका बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस कोटिंग। बिटुमिनस कोटिंग। और जो सिक्स्थ होता है वो होता है रबर बेस्ड कोटिंग। रबर बेस्ड कोटिंग। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक से हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और इनको याद रखने का क्या वे है वो भी मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये आपको पढ़ना है ऑयल पेंट पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको पढ़ना है वार्निशेस पढ़ना है, आपको लिक्विड्स पढ़ना है, इनेमल्स पढ़ना है, बिटुमिनस कोटिंग पढ़ना है और रबर बेस कोटिंग पढ़ना है। हमने जनरली क्या क्या देख रखा है, हमने जनरली देख रखा है ये वार्निशेस दे रखा है, हमने ऑयल पेंट दे रखा है, हमने इनेमल्स देख रखा है। हमने अपनी लाइफ में ये तीन चीजें देख रखी है, ठीक है। इनेमल क्या होता है? इनेमल एक कलरिंग एलिमेंट जैसा होता है जो कि आपकी सरफेस को ग्लोजी लुक प्रोवाइड करता है, आपकी सरफेस को चमकदार बनाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो नेल पेंट होता है उस पर कभी कभी लिखा आता है नेल इनेमल। क्या लिखा आता है? नेल इनेमल। तो उसी से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो। वार्निशिंग आपने देखा होगा, आपके जो वुडन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वुडन जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको शाइनी लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी वार्निशिंग करते हैं। क्या करते हैं? वार्निशिंग करते हैं। तो उस वे में आप इसको याद रख सकते हो। ऑयल पेंट हम यूज में लेते हैं, जैसे आपके घर में आप जो पेंट करते हो दैट इज ऑल्सो ऑयल पेंट। घर में भी आप कौन सा यूज में लेते हो? ऑयल पेंट। मार्केट में तो बहुत मिलते हैं डिस्टेंबर वगैरह, तो उन चीज़ों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्टेंबर क्या है, ठीक है, एशियन पेंट क्या है, तो उनमें हमें नहीं जाना है। हमें उनमें सिर्फ नहीं जाने के अलावा यही काम करना है कि इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ऑयल बेस्ड पेंट्स की। किसकी बात करने वाला हूँ? ऑयल बेस्ड पेंट की। तो सबसे पहले हम ऑयल बेस्ड पेंट पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इज योर ऑयल बेस्ड पेंट्स। फर्स्ट इज योर ऑयल बेस्ड पेंट्स। तो इसमें नाम में ही ऑयल आ रहा है, नाम में इसमें क्या आ रहा है? ऑयल आ रहा है। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है आपकी वर्कपीस को एक ऐसी कोटिंग प्रोवाइड करना, और उस कोटिंग का काम क्या होगा? उस कोटिंग का काम होगा आपके वर्कपीस की सरफेस को प्रोटेक्ट करना। वर्कपीस की सरफेस को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और ये जो कोटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, ये कोटिंग होती है आपके वर्कपीस की सरफेस पर एक हार्ड कोटिंग। कैसी कोटिंग होती है? हार्ड कोटिंग होती है। और हार्ड कोटिंग होने से क्या होगा? वो कोटिंग ब्रेक नहीं होगी और आपके वर्कपीस की जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। उसकी रस्टिंग नहीं होने देगी, ठीक है, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस उसको इंक्रीज कर देगा। तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक कोटिंग की, वो सभी के सभी इसमें इंक्रीज हो जाएगी। वो सभी के सभी इसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जो आपका ये जो ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं ये जनरली मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज में लिए जाते हैं।
ठीक है, किसके लिए यूज में लिए जाते हैं? मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, आपके घर में भी होता है पेंटिंग, वो भी ऑयल बेस्ड पेंट ही होता है, जैसे मैं समझाता आ रहा हूँ। ऑयल बेस्ड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं सर? देखिए, ऑयल बेस्ड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। जो इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपके बेस। वो क्या होता है? आपके बेस होता है। जो सेकंड इंग्रेडिएंट होता है उसकी भी हम बात करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट होता है बेस, और जो सेकंड इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपके व्हीकल्स। वो क्या होता है? व्हीकल्स। ये व्हीकल्स आपने नाम सुना है, ये व्हीकल्स आपने नाम सुना है। वो जो आपके रास्ते में घूमता है वो वाला व्हीकल नहीं, आपने इसका नाम इसी सब्जेक्ट में सुना है, इसका नाम इसी सब्जेक्ट में सुना है। थर्ड होता है पिगमेंट्स। थर्ड क्या होता है? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स भी आपने नाम सुना है, आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री में नाम सुना होगा पिगमेंट। क्या नाम सुना होगा? पिगमेंट। फिर आपने सुना है फोर्थ नंबर, दैट इज सॉल्वेंट, या फिर आपने नाम सुना होगा उसको थिनर। क्या नाम सुना होगा उसका? थिनर नाम सुना होगा। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑयल बेस्ड पेंट, दैट इज योर ड्रायर। दैट इज योर ड्रायर। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के हमें फंक्शंस पता होने चाहिए, इनका क्या फंक्शन होता है, और इनके हमें एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि इनके क्या क्या एग्जांपल होते हैं।